माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. सभी राज्य सरकारों को उनके हक का पैसा और जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलनी चाहिए। ये बजट जो है ये एनडीए सरकार का पहला बजट, ये मोदी सरकार का बजट नहीं है। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. तो भारत का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट से आपको यानी कि आम आदमी को क्या मिला? केंद्र सरकार के इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों छाया रहा? दूसरे राज्यों के लिए बजट कितना मुफीद साबित हुआ? बाजार के लिए यह बजट अच्छा है या बुरा? कैसा साबित हुआ? क्यों आम बजट को लेकर भेदभाव वाला विवाद भी खड़ा हो गया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। जनता के लिए जनता के बजट का शहर शहर से विश्लेषण करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। प्रकाश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि बजट से बिहार में बहार क्यों है। मृत्युंजय कुमार के पास भी चलेंगे, शेयर बाजार का क्या हाल है उनसे समझेंगे। अंकित गुप्ता आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। बजट को लेकर पब्लिक में क्यों हो हल्ला हो रहा है। और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें भी टीवी पर। संजय त्रिपाठी बताएंगे विकास के बजट पर यूपी में क्लेश क्यों मचा हुआ है। आप सभी से मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले अभी की बड़ी खबर दर्शकों के लिए। मोदी 3.0 के बजट में बिहार के लिए बहार है। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए मिले। तो मोदी 3.0 ये बजट और इसमें बिहार के लिए बहुत कुछ प्रावधान, बड़ा प्रावधान। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिहार के लोग इस बजट को कैसे देख रहे हैं, वहां के नेता कैसे देख रहे हैं, और राजनीति भी कुछ हो रही है क्या इस पर? बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से आपने कहा कि बिहार में बहार है, बजट में जो सौगात है उसकी भरमार है। जिस तरह से मोदी सरकार ने पहली बार, केंद्र सरकार ने पहली बार विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन विशेष सहायता के तौर पर 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जो करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। तो ये 3 एक्सप्रेसवे, यानी कि बिहार में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। और एक बड़ा पावर प्लांट, उसका भी ऐलान हुआ है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी त्रासदी जो बिहार में है, और वो बाढ़ से जो लोग झेलते हैं हर साल, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, उससे निपटने के लिए, यानी बाढ़ पर काम करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो जल संसाधन के ऊपर भी खर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुल के ऊपर, रोड के ऊपर, बक्सर्स में जो 2-2 गंगा नदी पर पुल बनाने का 4 लेन के प्रस्ताव आए हैं। तो ये देखा जाए तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरफ है, दूसरी तरफ पर्यटन की संभावनाएं बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में 3 जगहों को, जो गया है, नालंदा है, बोध गया, विष्णुपद मंदिर है, इन सब जगहों से जो एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि पर्यटन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बिहार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए भी, उसके मद्देनज़र ये बड़ी घोषणा है। हालांकि सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम है, वो दावा कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दरअसल अभी तक जोड़ने से 58.9 करोड़ का फ़ायदा मिला है। नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा तो अब नहीं मिल सकता, उसके प्रावधान खत्म हो गए हैं, लेकिन विशेष सहायता आगे भी मिलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन प्रकाश, कुछ लोगों को यह बात नागवार भी गुजर रही है। बजट में बिहार के मुद्दे पर सियासी घमासान की स्थिति भी है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार को सुपर पैकेज मिला है, बिहार में बहार एनडीए की सरकार, गिरिराज सिंह का बयान है। जबकि आरजेडी कह रही है कि बिहार को झुनझुना थमाया गया, जो नीतीश ने मांगा वो मिला नहीं। राबड़ी देवी कह रही है कि कांग्रेस, ये राबड़ी देवी का बयान है, और कांग्रेस ने कह दिया कि बिहार को बेवकूफ बनाया गया है।
सुनिए जरा प्रतिक्रियाएं तमाम। कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। झुनझुना दिया है, इससे कोई विकास क्या है मैडम? पटना पूर्णिया सड़क बनेगी तो क्या स्टैटिक सिक्योरिटी नहीं होगा नेपाल के बॉर्डर पर? हम बहुत संतुष्ट हैं इससे। ये फरेब झूठ बिहार को झूठ के दलदल में फंसा रहे हैं डबल इंजन की सरकार। बिहार के हित की हकमारी हुई है। बिहार को पूर्ण रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूरा मौका दिया है। इस बिहार को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। कहने के लिए आम बजट है, लेकिन आम लोग इससे निराश हुए। क्या है ना, वो अभी इस बजट से औंधे मुंह गिर गए। इसलिए पैसे की विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। इसलिए बिहार का हम लोग का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, सर्वविदित तथ्य है, हर किसी को पता है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार क्यों जरूरी है मोदी सरकार के लिए। तो ऐसे में अगर विशेष पैकेज मिला है, इस तरीके का प्रावधान बजट में किया गया है, क्यों किया गया आप समझ सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इसमें बिहार का तो फायदा है, आंध्र प्रदेश का फायदा है, लेकिन भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं। मैं आपको लिए चलता हूं, अंकित गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अंकित, अब किस तरह की राजनीति इस पर आप देख रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से भी बातचीत हुई होगी, आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं क्या इस पर? देखिए अखिलेश, पहले राजनेताओं की बात कर लेते हैं। जैसे ही बजट जो है संसद में पेश किया गया, वित्त मंत्री ने पेश किया, उसके बाद जो तमाम जो विपक्षी राजनेताओं की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, उसके अलावा जो है जो महाराष्ट्र के उद्धव गुट से जुड़े हुए सांसदों की बात करें, या फिर शरद पवार गुट के सांसदों की बात करें, उसके अलावा पंजाब के जो विपक्षी सांसद हैं उनकी बात करें, तो ये तमाम लोग खुलकर के सामने आए और उनका यही कहना था कि 2 राज्यों को तो आपने यहाँ पर सौगात दे दी, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ऐलान कर दिया, लेकिन देश के जो बाकी राज्य हैं वहां पर जो है उनको कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया, अखिलेश यादव और डिंपल यादव से दोनों से मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया, क्योंकि जो है यूपी में इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई बीजेपी, इस वजह से यूपी को एकदम अनदेखा कर दिया गया। महाराष्ट्र के सांसदों का यही कहना था, उद्धव गुट के सांसदों का, कि देखिए महाराष्ट्र में जो है मन मुताबिक परिणाम नहीं आए, इस वजह से अनदेखी कर दी गई महाराष्ट्र की। तो उन राज्यों की, बिहार और आंध्र की बात करें तो उनको तो मिला है, लेकिन बाकी राज्यों को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो बजट स्पीच पढ़ी गई है उसमें खास तौर पर जिक्र किया गया है बिहार का और आंध्र का, और ये बात विपक्षी दल जो है निश्चित तौर पर एक हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इस मुद्दे, इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि देश के बाकी राज्यों की अनदेखी की गई और ये सरकार बचाने की एक कोशिश है मोदी सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। और देखिए, बजट के बाद शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में पहले हमने देखा कि कैसे लुढ़क रहा है, फिर संभला। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी नीचे गिर गया था एक वक्त में, उसके बाद हमने देखा कि उसमें सुधार, और फिर निफ्टी भी 400 पॉइंट की गिरावट के बाद सुधार की स्थिति में। तो बजट के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आई है। पहले लुढ़का फिर संभला, सेंसेक्स हो निफ्टी हो, दोनों जगहों पर पहले गिरावट का रुख देखने को मिला, उसके बाद फिर संभलता हुआ बाजार नजर आया। मेरे साथ मृत्युंजय, मेरे सहयोगी मुंबई से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मृत्युंजय, ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार पहले बहुत ज्यादा हैरान परेशान होकर इस बजट को देख रहा था, लेकिन उसके बाद शायद लगा कि ठीक ठाक ही है मामला, इसीलिए हमने देखा कि संभल गया बाजार। बिल्कुल, एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि शुरुआत के जो 1.5 घंटे के भाषण में जिस प्रकार के ऐलान किए गए, कहीं ना कहीं जो भारत का एक लक्ष्य है देश का कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, उस दिशा में काम करना है, उस हिसाब से बजट घोषित किया गया। लेकिन आखिरी में जो टैक्सेशन की बातें आई, और खास करके अगर शेयर बाजार की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स लगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगा, उस पर जो बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10 से 12.5% कर दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 से 20% कर दिया। तो निवेशक क्यों बाजार में पैसा लगाएगा? एक मिडिल क्लास या सैलरीड पर्सन बाजार में पैसा लगाता है ताकि उससे कुछ अच्छा रिटर्न मिले। उस रिटर्न पर अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे रही है तो वो निवेश क्यों करेगा? तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी थी और इसीलिए बाजार ने शुरुआत में नकारात्मक एक सेंटीमेंट दिखा और एक समय तो 1200 अंक गिर गया था। लेकिन और भी कई विषय हैं, जैसे कि FDI का मुद्दा है, विदेशी निवेश का मुद्दा है, इन मुद्दों पर देखा जाए तो कई सकारात्मक फैसले लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार इससे संभलता हुआ भी नजर आया। ठीक है मृत्युंजय सिंह, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर है, बजट को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी घमासान की स्थिति है। अखिलेश यादव ने नाउमीदी वाला बजट इसे बता दिया, आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। जबकि केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश को दृष्टि दोष है, हर भारतीय की आशा पूरी हुई, यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो विपक्ष के नेता का जो बयान कि नाउमीदी वाला बजट, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इस बजट को बेहतरीन बता रहे हैं।
140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। ये बजट नाउम्मीदी का है। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है। ये तय लाइन पर ही सारी बातें आप सुन रहे थे। अब सत्ता पक्ष के लोग हैं, जाहिर तौर पर बजट को अच्छा ही बताएंगे। विपक्ष के जो लोग हैं आलोचना करेंगे। बहरहाल कुछ जानकारियां आपके लिए। विकसित भारत वाले बजट का फोकस, किन मुद्दों पर फोकस ज्यादा नजर आ रहा है, किन सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है, वो आप जरा समझिए। इन आंकड़ों की जुबानी हम आपको बता रहे हैं। गरीबी पर बहुत फोकस है, कैसे गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कैसे कल्याण हो, उनके लिए योजनाओं पर फोकस है। युवाओं पर भी फोकस कि उनके लिए नौकरियों के अवसर कैसे पैदा हो। अन्नदाता यानी किसान को लेकर भी इसमें बहुत कुछ सोचा गया है। यानी विकसित भारत का अगर रोड मैप तैयार करना है तो उसके लिए ये चारों कंपोनेंट जो हैं ये बहुत जरूरी हैं और सरकार का इस पर फोकस नजर आता है। संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजय। बजट पर यूपी में राजनीति भी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष के लोग तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो नाराज हैं, क्या सिर्फ एक राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जाए उनकी प्रतिक्रिया को? देखिए, सत्ता पक्ष तो हमेशा अपनी घोषणाओं को बेहतर ही बताएगा, अच्छा ही बताएगा, लेकिन चूंकि इस बार 2024 में विपक्ष मजबूती से आया है, अखिलेश यादव ने अप्रत्याशित रूप से प्रदर्शन किया है, तो उनके और उनकी पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। और आने वाले 10 विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हैं उनको लेकर भी लगातार सरकार के फैसलों की आलोचना करना अखिलेश यादव का धर्म है और वही वो धर्म निभा रहे हैं। यूपी स्पेसिफिक घोषणाओं की अगर मैं बात करूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को जो वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा हुई वो महत्वपूर्ण है। इससे काशी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अखिलेश तो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो जितनी भी घोषणाएं बजट में हुई हैं, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़ी हुई हों, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हों, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई हों, उन सभी के सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी होंगे वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में होंगे। हालांकि विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसको हम गिना सकें। किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही थी जो किसान सम्मान निधि है उसकी बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें राशि बढ़ाई जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है वो कहा गया चंद बड़े जो काश्तकार हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको ही लाभ पहुँचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की आशंका को भी जताते हुए विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे साफ तौर पर राम राज लाने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा था इस बजट से न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा और सुनहरा भविष्य देखने को मिलेगा। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, आरोप और प्रत्यारोप की, वो बजट को लेकर भी चलेगी। अब देखना ये होगा, दरअसल बजट से सीधा वास्ता जनता का इस लिहाज से होता है कि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उस पर कितना असर पड़ने जा रहा है। क्या उसकी आमदनी बढ़ेगी, क्या उसकी बचत बढ़ेगी, या खर्च ही ज्यादा होता रहेगा। तो बजट पेश हो चुका है और बजट को लेकर अब तमाम तरह से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, किसे क्या मिला नहीं मिला। बजट में बिहार के बाद आंध्र प्रदेश के लिए भी बहुत सारी खुशियां हैं, खुशियों की सौगात है। मोदी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को तोहफा दिया है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिला। पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए मिलेगी मदद, यह कहा गया है। राममोहन नायडू ने कहा कि आंध्र के लोग बहुत खुश हैं। अभी जो प्रावधान किए गए इसी में से बहुत सारे हमारे जो प्रश्नों का समाधान आज मिल गया है। तो आगे आगे जैसे चलेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर आज 5 करोड़ लोग, ये टीडीपी की बात नहीं है, 5 करोड़ आंध्र के जो लोग हैं सब संतुष्ट हैं, सब खुशी हैं कि जिस तरह से बजट में हमारे लिए प्रावधान किया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद पूरब पर जोर। पूर्वी राज्यों के विकास पर केंद्र का फोकस नजर आ रहा है। बजट में पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। मानव संसाधन, बुनियादी विकास पर भी ध्यान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए स्कीम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को भी इसका फायदा मिलेगा। तो बजट में जो तमाम बातें नजर आ रही हैं उसमें पूरब की तरफ भी बहुत ज्यादा सरकार का फोकस, कई इस तरह की स्कीम नजर आ रही है जिसके जरिए इन इलाकों को विकसित करने की सरकार की योजना है। पूर्वी राज्यों के विकास पर केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है। और किस स्कीम पर कितना खर्च, ये हम आपको बता देते हैं कि किस मद के लिए कितने पैसे की व्यवस्था कहां कहां पर की गई है। जरा इसे आप समझिए और किस तरीके से इसमें कहीं पर वृद्धि देखने को मिली है, कहीं पर कम हुआ है।
मनरेगा की बात करें तो 2023 और 2024 में आप देखिए सेम बजट है, बिल्कुल उतना ही 60,000 करोड़ रुपए का यह बजट है मनरेगा के लिए। इसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए 840 करोड़ का बजट पहले था और इस बार यह बढ़ा दिया गया है, एलोकेशन 1200 करोड़ रुपए से कर दिया गया है 840 करोड़ से बढ़ाकर। परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की बात की जाए 422 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2228 करोड़ रुपए। तो बाकी आप भी देखेंगे, चाहे ये सोलर पावर ग्रिड की बात हो, एलपीजी में डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट की बात हो, तो यहां भी ये वृद्धि साफ तौर पर नजर आ रही है। कुल मिलाकर जो एक बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत फोकस है। मैं सीधे आपको एक बार फिर से प्रकाश के पास लिए चलता हूं। प्रकाश, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ना दिया गया हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ विशेष है जिससे बिहार का कल्याण हो सकता है अगर इन स्कीम्स को धरातल पर उतार दिया जाए वाकई में। अखिलेश, एक बात समझना होगा कि बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ 2000 के बाद से, तो बिहार के पास कोई ऐसी फैक्ट्री, उद्योग या माइन मिनरल्स ये सब कुछ भी नहीं रह गया है। तभी से ही ये मांग पकड़ रही थी जोर कि बिहार को विशेष सहायता मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि राज्य का बंटवारा हो गया था, लेकिन इसका फ़ायदा बिहार को नहीं मिला। अब ये देखना होगा कि 2012 में ही ये साफ हो गया था कि अब विशेष राज्य के दर्जा में कोई दम नहीं है और वो जो पैरामीटर्स तय किए गए थे, मापदंड, उसमें कहीं नहीं होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, सरकार में आए केंद्र में, तो उसके पहले ही आज जो उन्होंने बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि जब वो आए थे तभी ये सारी बातें हो गई थी कि अगर विशेष राज्य का पैकेज ना मिले, विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, तो कम से कम विशेष सहायता तो मिले। तो ये देखना होगा कि पहली बार बिहार को विशेष सहायता के तौर पर, हालांकि 2015 में आपको याद होगा अखिलेश, जब नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, तो उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो या तो आधे अधूरे रह गए या फिर जमीन पर नहीं उतरे। तो ऐसे में ये पुख्ता पहली बार एक तरह से कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत बिहार को है, वो होने जा रहा है। तो ये बड़ी बात है और पहली बार ऐसा बिहार में बिल्कुल। आगे भी इस पर बात करेंगे प्रकाश, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे इस पर हम जानकारी लेंगे। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पुराने टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं, नए टैक्स रिजीम में स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपए किया गया है। 3 लाख रुपए आय तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए इनकम पर 5% टैक्स की बात कही गई है। तो हम आपको विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से यह बदलाव किया गया है। पुराने टैक्स रिजीम में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। हां, नए टैक्स रिजीम में स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इससे क्या सस्ता हुआ ये हम आपको बताते हैं। आप लोगों की रुचि जिस बात में रहती है बजट को लेकर ये जानने में, तो भारत का जो बजट पेश किया गया उससे जुड़े अब आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या सस्ता, क्या महंगा, ये देखिए क्या सस्ता हुआ। मोबाइल फोन और चार्जर 15% कस्टम ड्यूटी घट गई है। इसके अलावा आप देखिए आपके सामने जो दूसरी चीज है, सोना चांदी 6% कस्टम ड्यूटी घटी है। इसके अलावा प्लेटिनम 6.4% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जबकि फिश फीड पर 5% की कस्टम ड्यूटी घटी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इन चीजों में ये चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, रेयर मिनरल्स, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। यानी बजट की वजह से इनकी कीमतें अब कम हो जाएंगी। बजट में जो प्रावधान किया गया है और जिस तरीके का इसमें प्रावधान के तहत बदलाव किया गया है, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। दीपक रावत मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दीपक, लोगों को इस बजट से क्या क्या फायदा मोटे तौर पर अगर हम देखें क्या मिलने जा रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया कैसे सामने आ रही है? जी बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त मैं निर्माण विहार में हूँ। पीछे मॉल नज़र आ रहा है, वीटीएस मॉल, काफ़ी जाना पहचाना मॉल है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है और लोग मैंने अपने साथ इकट्ठा किए हैं ये जानने के लिए कि आज जो बजट आया है क्या उम्मीद पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा। देखिए, बजट तो अच्छा आया है, ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ खराबी है, बट कुछ चीज़ें सरकार को और सोचनी चाहिए थी। आपने सोना सस्ता कर दिया, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मोबाइल सस्ता हो गया, लेकिन इन चीज़ों से एक आम आदमी रोटी नहीं खा सकता। आपने सब्जी के लिए, दालों के लिए क्या काम करा वो आपने नहीं देखा। ठीक है, आपने एक काम बहुत अच्छा करा, आपने कैंसर की दवाई सस्ती कर दी। आपको और ऐसे मेडिकल क्षेत्र में काम करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लेकिन इस समय जो आम आदमी जूझ रहा है वो जूझ रहा है महंगाई से। आपको महंगाई क्या कहना है?
देखिए, जो बजट आया है, सारे साल जनता इस बजट का इंतज़ार करती है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आम जनता ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ करा। एक कैंसर की दवाई उन्होंने भले ही सस्ती कर दी, मगर बीमारी हिंदुस्तान के अंदर 100 बीमारी है, जिसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा जो करना चाहिए था। आपको क्या लगता है साहब? सर देखिए, आपका दिल्ली के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन होता है 2 लाख करोड़ का होता है, उसको दिल्ली को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और सिर्फ इन्होंने अपनी बैसाखी की सरकार, जो इनकी एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू जी की आंध्र प्रदेश में और बिहार में, उनके प्रेशर में आकर सिर्फ 2 राज्यों को देखा, बाकी किसी राज्य को उन्होंने, और आंध्र को फायदा हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ही गलत है। हमें जो उम्मीद थी बजट से कि एक आम आदमी पार्टी को, मतलब कि आम आदमी को जो भी फर्क पड़ेगा अब महंगाई के ऊपर, दाल के ऊपर, आटे के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का इवेंट्स का काम, कैटरिंग का काम है। मेरा बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, मैं देख पा रहा हूं जो उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। बजट में कृषि और किसान पर भी फोकस नजर आ रहा है। एग्रीकल्चर बजट में 27,000 करोड़ की बढ़त, एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाने की घोषणा की गई है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी प्रावधान है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाई जाएगी। तो आसान भाषा में जरा इस बजट को आप समझिए, सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि बजट में क्या है। पहले नौकरी वालों के लिए समझिए, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने पर 15,000 की मदद 3 किस्तों में, यह एक बड़ा फैसला लिया गया। एजुकेशन लोन के लिए लोन का 3% तक पैसा सरकार ई वाउचर्स के जरिए हर साल 1 लाख छात्रों तक पहुंचाएगी। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री में लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। तो यह किसानों के लिए एक बड़ा प्रावधान। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का सरकार की तरफ से यह प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का भी वादा इस बजट में किया गया है, यानी इससे संबंधित भी प्रावधान है। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री, ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। आइए सीधे मैं आपको मेरठ लिए चलता हूं। सनुज मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ किसान भी नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या कह रहे हैं ये किसान इस बजट पर? देखिए, ज्यादातर जो किसान हैं वो इस बजट से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शुगर बाउल कहा जाता है, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराता है, लेकिन किसान मान रहे हैं कि उनका मुंह मीठा नहीं हुआ है। किसानों से बात कर लेता हूं, आपसे जानना चाहूंगा, जैसी उम्मीद थी कैसा बजट लगा आपको? जी, बजट ऐसा नहीं जैसा सोचा था। 2024 में मोदी सरकार किसानों के लिए खुश कर देगी, ऐसा नहीं है। ये बजट अमीरों का लिए है, कुछ भी मंदा नहीं कर पाए। जो मंदा करा इन्होंने, बस एक कैंसर की दवाई तो मंदी करी जिससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। यानी कैंसर का तो इलाज ही फ्री होना चाहिए देश में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी हो। क्या होना चाहिए था बजट में, क्या नहीं हुआ, क्या कमी? किसानों की सम्मान निधि का तो कुछ सोचा ही नहीं, वो तो बढ़ाने का कहीं से कहीं लो नाम ही नहीं लिया मंत्री, उन्होंने वित्त मंत्री जी ने, इसलिए किसानों के प्रति कोई वो नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है? बजट ने तो किसानों को तो पूर्ण रूप से निराश किया है। बजट में किसान को उसकी स्थापना होनी चाहिए थी, नहीं की गई। एमएसपी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए था, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की पाई। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई फंड वगैरह बनाना, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। तो किसान तो पूर्ण रूप से इस बजट से निराश है। गन्ने के बारे में कोई रिसर्च हो, कोई और नई टेक्निक आए, नई टेक्निक के बारे में कुछ नहीं हुआ, अन्वेषण के बारे में कोई हुआ नहीं। तो कुल मिला के किसान तो इस बजट से निराश है। लेकिन जो बात करें कि बात की जा रही है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावे की, कि 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी छोटे स्तर पे है, उसमें अभी मैं नहीं मानता कि सरकार इतना जोर दे पा रही है। बहुत छोटे स्तर पे है, उसका अभी बाजार नहीं है, और बाजार है भी तो वो बड़े शहरों में है, वहां तक किसान की पहुंच नहीं है। ठीक है सनुज, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बजट में युवाओं के लिए भी सौगात है। इंटर्नशिप और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान भी स्टाइपेंड की बात कही जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है।
नम्रता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गई हैं। नम्रता, युवाओं के लिए बजट में जो प्रावधान नजर आ रहा है उसको यूथ किस तरीके से देख रहा है, अगर आपकी कुछ लोगों से बात हो पाई हो? जी अखिलेश, बजट के बाद बजट पर बात करने के लिए देश के भविष्य हमारे साथ हैं, ये एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। आप बताइए कि आपके लिए बजट में क्या कुछ देखा आप लोगों ने? एमएसएमई के उसमें बदलाव किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी उसको 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है, जिसकी वजह से आगे की जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड पॉइंट जो है, एक्सपोर्ट हब्स खोले जाएंगे, जिसकी वजह से है ना एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं, जिससे उनको बेटर एक्सपोजर मिलेगा। इंटर्नशिप की भी बात की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस बार एजुकेशन सेक्टर में भी इंक्रीज किया गया है। 1.12 लाख करोड़ से 1.48 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट, पॉजिटिव इंक्रीज है। यहाँ पर और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे, क्या पॉजिटिव आप अपने लिए देख पा रही हैं, अपने भविष्य के लिए देख पा रही हैं इसमें? महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, उनके लिए वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, जो महिलाओं की तरक्की में हेल्प करेगी। तो आप इस बजट को पॉजिटिव मानती हैं अपने भविष्य के लिए? जी मैं मानती हूँ। जी, यहाँ पर और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे, बजट आपके भविष्य के लिए कितना सकारात्मक है? देखिए, जैसे कि मैं यूथ हूँ, एक युवा हूँ, तो जिस तरह से मोदी सरकार ने युवा के लिए तो इन बजट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ जॉब्स अगले 5 साल में हमको देने वाले हैं, और जो इंसेंटिव्स इंटर्नशिप 3000 इंटर्नशिप पर मंथ देंगे, और 6000 मतलब वन टाइम वो लोग सर्विस चार्ज देने वाले। ये बजट आपके सपोर्ट का है, आपके समर्थन का है? जी, हमारे समर्थन का, जैसे कि आज जॉब्स के लिए एश्योरिटी दी गई कि 1 करोड़ जॉब्स इन कमिंग 5 ईयर्स में देंगे, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि बजट हमारे लिए अच्छा होगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप बजट को लेकर? जैसे कि स्किल्स हमारे युवा में कमी पाई जाती है, लेकिन स्किल्स को काफ़ी एक महत्व विषय रखा गया, जैसे कि स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। 5 से जैसे जॉब इंक्रीज हुई। जी जी, ये तो युवाओं को सुन पा रहे हैं। जी हाँ। जी 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 जी, आपने युवाओं से बातचीत की और उनके मन में बजट को लेकर क्या है ये आपने जाना, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ ऐसा है जिससे वो खुश हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए बाकायदा हॉस्टल बनाए जाने की बात है। इसके अलावा छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाएगी सरकार। महिलाओं के विकास में 3 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है और 20 लाख युवतियों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इन प्रावधानों को महिलाएं कैसे देख रही हैं ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, जरा बात करिए महिलाओं से, उन्हीं से पूछिए। बिल्कुल, मैं एक सोसाइटी में हूँ नोएडा के, अखिलेश, और यहाँ मेरे साथ आकांक्षा है। आकांक्षा, आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या आपने बजट का भाषण सुना, कितनी उम्मीदें थी और क्या उम्मीदों पर खरी उतरी सरकार? उम्मीदें तो खैर बहुत थी, बट ऐसा लग रहा है बस जस्ट जो पहला था वही अब दोबारा से हो गया है, तो ज़्यादा कोई चेंजेस तो नहीं है। रही बात ये कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सोना सस्ता हुआ है, बट लेकिन हमारा घर तो खाने पीने से चलता है, सब्जी से, वो सब में कोई चेंजेस नहीं है, उतने का उतना महंगा ही है। रिफाइंड तेल ये सब कह लीजिए, सब महंगा है। तो वही एक नॉर्मल मिडिल क्लास या और जो बिलो पॉवर्टी है, ये सब कैसे, हाँ ये सर्वाइव कैसे करेंगे? लाइक वो एक दिन जाते हैं कमाने के लिए, नेक्स्ट डे क्या वो 100 रुपये कमा के लाएंगे, बस 100 में तो पूरी सब्जी भी नहीं आ रही है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मतलब पॉइंट क्या है आपको इस बार? हाँ, लाइक कह सकते हैं बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बजट में जो ऐलान किए गए वो अच्छे हैं महिलाओं के? नहीं, बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हम लोगों को, मिडिल क्लास को स्पेशली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि 0.3 का इस बार बजट आया है, तो उसमें लग रहा था कि मिडिल क्लास जो इतनी हेल्प कर रहा था, जो सपोर्ट करता है, उसको ही इस बार फिर से सपोर्ट नहीं है। बस एक चीज़ अच्छी लगी कि जो महिलाएं आजकल जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो रजिस्ट्री होगी, तो उसमें जो स्टाम्प पेपर लगता है उसमें छूट मिल जाएगी बस। बिल्कुल, तो ये कामकाजी महिलाएं हैं जिनसे, घर में काम करने वाली महिलाएं हैं जिनसे आप बात कर रही थी। हालांकि आपने इन्हें हाउसवाइफ कह दिया, आजकल होम मेकर इन्हें कहते हैं। ये घर बनाती हैं, एक तरीके से बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद किया। जेपी नड्डा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला यह बजट है। हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ है। यह बजट जनता फ्रेंडली बजट है। महिलाओं के लिए भी, युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है।
इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।